हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग साइंस के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आप इस वीडियो के थ्रू चाहे तो खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी साइंस सब्जेक्ट में कितनी प्रिपरेशन हो रखी है, और लास्ट में आप जरूर बताना कि आपने कितना 30 में से सही करा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको इस सेशन के अंदर सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पीतरस का स्राव होता है। अब जितने भी क्वेश्चन है ना मैं आपके दिमाग में बैठाऊंगा, ठीक है। अब देखिए पीतरस का स्राव होता है। अब जो पीतरस है ना ये पेट के अंदर बनता है, इतना तो पता है आपको, पेट के अंदर बनता है। लेकिन पेट के अंदर किस अंग के द्वारा ये स्राव होता है? पीतरस छोटी आंत के द्वारा, या यकृत के द्वारा, या अग्नाशय के द्वारा, या ग्रहणी के द्वारा। तो ये जो पेट के अंदर एक प्रकार का ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है, इसके द्वारा ये स्राव किया जाता है। और ये जो पीतरस होता है ना इसका काम क्या होता है? जो अपन भोजन करते हैं उसको पचाना। समझ गए? पीतरस का स्राव होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यकृत द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन जो आपको लग रहा है सही आप सही कीजिए, नहीं हो रहा है, अगर सही हो रहा है तो सही है, गलत हो रहा है तो आप समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं समजात, असमजात या अवशेषी अंग, या इनमें से कोई नहीं। अब समजात अंग मतलब क्या होता है? मतलब उनका जो अंग है संरचना सेम है, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के जो अग्रपाद हैं ये समजात होते हैं। समजात मतलब अंग समान होता है, उनका संरचना समान होता है लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है। और असमजात मतलब उनका संरचना अलग अलग होता है। अवशेषी मतलब जैसे कान का ये पट्टा हो गया, इसका कोई अभी काम नहीं है, ठीक है। और पेट के अंदर एक अपेंडिक्स होता है, उसका भी कोई काम नहीं है, उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। मतलब जिसका अभी कोई काम नहीं है हमारे शरीर के अंदर या बाहर, जैसे कान का ये पट्टा है, ठीक है। तो मनुष्य, बिल्ली, चमगादड़ के अग्रपाद को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन मतलब जैसे उसका कोई शरीर कट गया, ठीक है, शरीर के किसी भाग कट गया है किसी कारणवश, तो फिर उससे वो जो शरीर कटा हुआ है, जो भाग कटा हुआ है, फिर से वो वापस आ जाता है। तो हाइड्रा में होता है, मेढक में, गाय में, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा अगर आप पढ़े होंगे तो हाइड्रा कुछ ऐसे दिखता है। उसका अगर ये भाग कट भी जाता है ना तो फिर से ये भाग वापस आ जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीव की जीनी संरचना, ये इसको आपको याद करना है। जीनी से आपको याद रखना है जीनोटाइप। क्या याद रखना है? जीनोटाइप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अब चिन्ह परिपाटी ऐसे होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ठीक है। हमें इसमें बताना है कि किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कौन सी दर्पण की। आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। अवतल दर्पण बाहर से इसका पेंटिंग होता है या कलर होता है जो भी काले रंग का, ठीक है। इसका जो है ना, ये जो है इसका अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है इस साइड होता है, लेफ्ट की तरफ, इधर। इसका जो फोकस दूरी होगा नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति, उसमें इधर माइनस इधर प्लस होता है। अवतल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने हेतु या के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ये अवतल दर्पण है। अब हमें जैसे वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसका 2 गुना बनाना है हमें प्रतिबिंब। सपोज दैट इतना बड़ा हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो इसको हम लोग इस अवतल दर्पण के कहाँ पे रखेंगे कि इसका प्रतिबिंब जो है आवर्धित और काल्पनिक बनेगा? तो इसको आपको यहाँ पे होता है फोकस,
और यहाँ पे होता है सी। तो हम लोग जब फोकस और यहाँ पे होता है पी, जब हम लोग फोकस और पी के बीच में वस्तु को रखेंगे तो ये आवर्धित और काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन स्थिति याद रखना है। कब रखेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे, फोकस और पी के बीच, ध्रुव के बीच, तब जाके प्रतिबिंब जो है वो आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब जब आप जो वस्तु होता है जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव मतलब पी के बीच। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई क्या होता है, अपवर्तित किरण, और आर क्या होता है, कोण, और आर क्या होता है, अपवर्तित और परावर्तन कोण। ठीक है, सो अब देखिए अपना 1 सेकेंड, 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर हमने कर लिया था, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 सेकेंड, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस, ये ऑप्शन ए सी पर मीटर या मीटर या सीएम या डायप्टर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है डायप्टर, जो इसका क्षमता होता है डायप्टर होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में जो ये अवतल लेंस होता है, आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, m आवर्धन का फॉर्मूला होता है म्यू बटा बी, यू बटा बी। यू जो होता है वस्तु की दूरी और बी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। अब अपवर्तनांक क्या होता है, ये एक प्रकार का घटना है जो, जैसे ये सपोज ये हवा है और ये पानी है। ठीक है, तो जब कोई किरण हवा माध्यम से होकर जब पानी या कोई पानी में जाता है तो क्या होता है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब कोई अगर प्रकाश की किरण हवा वाली माध्यम से होकर और पानी के माध्यम में अगर जाती है या प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। उसको जाना चाहिए एक्चुअल ऐसे सीधा, पर ये मुड़ जाती है, इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा किरण ज़्यादा मुड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म ऐसे होता है, तो आपको याद रखना है 3 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, प्रिज्म जैसे एक प्रकाश हम लोग अगर जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, उसको अगर हम लोग इससे होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, वो वाला प्रिज्म है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। अब रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र जो होता है ये पत्तियों में पाए जाते हैं, रंध्र पत्तियों में होते हैं। ठीक है, तो रंध्र किसके द्वारा घिरे होते हैं, रंध्र के जो छिद्र होते हैं वो किसके द्वारा घिरे होते हैं। तो इतना याद रखना है, मतलब वो गार्ड के द्वारा घिरे रहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो रंध्र होते हैं इनका काम क्या होता है, अब ये जो है ना ऑक्सीजन को छोड़ने और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए काम में आते हैं रंध्र। ठीक है, ये खुलते हैं फिर बंद होते हैं। तो आपको भी पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में मुक्त होती है जब हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, लेते हैं तो आपको पता है क्या लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कौन सी गैस को लेते हैं, O2 को, ऑक्सीजन को। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, भोजन पेड़ पौधे होते हैं
उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो उसमें आपको पता है जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और खनिज चाहिए। सो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। तो ये आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। अब ग्लूकोज क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का आपको सूत्र पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लो, C6H12O6 होता है। और जब हम लोग इसको ऑक्सीकरण मतलब O2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऊर्जा प्लस जल, ये तीनों छोड़ता है। मतलब ये CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये इसका समीकरण ऐसे बनता है। हम लोग ग्लूकोज को जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इससे उत्पादित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अब जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो किस प्रकार की झिल्ली होती है, पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य या अर्धपारगम्य। अब पारगम्य मतलब क्या हुआ, मतलब पारगम्य मतलब जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से इधर जिसको जाना है तो ये इसको पूरे नहीं जाके पूरा इसको छान देता है। मतलब अर्धपारगम्य का मतलब, पारगम्य का मतलब ये पूरा चला जाएगा, अर्धपारगम्य का मतलब आधा जाएगा, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है ना वो अर्धपारगम्य होता है, अर्धपारगम्य, ठीक है। और अपारगम्य मतलब जाने ही नहीं देगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ATP, ठीक है, ATP का विस्तारिक रूप है। ATP का विस्तारिक रूप या इसको फुल फॉर्म बोलते हैं तो एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। आयोडीन या सैफरेनिन या यूसिन या मेथिलीन ब्लू। तो इसका आंसर आपको याद रखना है आयोडीन। अब ये जो स्टार्च है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो अनाज होते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर या ए बी दोनों पर। अब प्रकाश के गुण अगर बात करें तो प्रकाश के गुण पर भी, अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश है तो भी प्रभाव हो सकता है, कम मात्रा में तो भी प्रभावित हो सकता है, अगर नहीं है तो भी प्रभावित हो सकता है। तो मात्रा में और गुण पे, दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब गुण का मतलब हो गया जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। और मात्रा मतलब ज़्यादा, कम, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो आपको याद रखना है, जो अपना रक्त होता है इसका लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ रहता है जिसके कारण ये अपना रक्त लाल होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इसका जो रंग होता है आपको याद रखना है, हरा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है। अब देखो दांत का कठोरतम भाग, जैसे ये सपोज अपना ऐसे दांत है, ठीक है, ये अपना दांत है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले ऊपर होता है इनेबल, क्या होता है, इनामेल, फिर है, ठीक है, और इसके नीचे होता है डेंटाइन, ठीक है, फिर इसके नीचे होता है गम। तो आपको ऐसे याद रखना, डेंटाइन, इनामेल, डेंटाइन और गम होता है। सो ये आपको ऑप्शन याद रखना है। या इसके नीचे पल्स होता है, पल्स, PULS, पल्स, फिर उसके नीचे गम होता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है या कठोरतम भाग, तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है, आपको भी पता है। तो ये इसका आंसर इनेमल होगा, ठीक है। और केना, ये जो आपको मजा हुआ है, ये दांत के अंदर तरल पदार्थ होता है जो उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और कैनाइन ये जो है ये दांत का प्रकार है, टाइप है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना
होना आवश्यक है। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो मस्तिष्क के विकास के लिए काम आता है। ठीक है, मांसपेशियों का विकास, मस्तिष्क का विकास, ठीक है, और वृद्धि, शरीर का वृद्धि के विकास के लिए ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं ये थायराइड एक प्रकार का आपके हमारे अंदर पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि, उसके द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसके संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास इत्यादि। तो देखो अपघटक क्या होते हैं, ये एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं, संरचना मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैसे कोई जीव जंतु, कोई सपोज डेट हम ही हैं, ठीक है, हमें ज़मीन में दफना दिया जाता है, या जो कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का बड़ा जीव जंतु है, जब उनको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है तो जो शरीर होता है वो गलता कैसे है। आपको भी पता है कि अगर कोई किसी शरीर को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है तो वो जो शरीर है वो गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो वो कौन करता है, वो कवक करता है। ठीक है, इसको हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं, कवक बोलते हैं, कवक। ठीक है, तो ये जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं, मतलब उनको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। अब देखो सूर्य अगर नहीं होगा ना तो दुनिया का जो भी एनर्जी है ना, मतलब जो भी जीव जंतु हैं, जो भी आपको दिख रहा है, हवा, ठीक है, हवा, पानी तो रहेगा पर हवा वगैरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन, हवा रहेगा पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। तो ये तीनों हैं, वायुमंडल जो हवा का मंडल है, ठीक है, जलमंडल जो ज़मीन पे, और स्थलमंडल जो आपको स्थल, जिस स्थल पे रह रहे हैं, और जलमंडल मतलब जो समुद्र होते हैं, नदी वगैरह होते हैं। तो ये पर्यावरण के हिस्सा है। 28 नंबर क्वेश्चन है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले स्तर में कौन आता है? पहले स्तर में पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। दूसरे स्तर में कौन आता है? दूसरे स्तर में जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। फिर तीसरे स्तर में जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम या बहता पानी। तो आपको भी पता है अनवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा, या अनवीकरणीय मतलब एक सीमित मात्रा में भंडार है उसका, ठीक है, उसको यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो देखो सूर्य है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पवन, हवा जो है कभी ख़त्म नहीं होता। पेट्रोलियम और बहता पानी, तो पानी भी रह सकता है, लेकिन पेट्रोलियम है जो ना, ये जो सीमित मात्रा में है। पानी तो पृथ्वी भंडार है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है एक सीमित मात्रा में है, इसको हम लोग यूज़ करके एक टाइम पे ख़त्म कर देंगे। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन वही जो अपघटन करने वाले होते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? इसमें मतलब जो जीव जंतु मर जाते हैं और धरती के नीचे दब जाते हैं, तो उससे एक ईंधन बनता है। जैसे आपको पता है पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। उनका मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जीव जंतु का ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। डायरेक्ट नहीं मिलता पर इनडायरेक्ट मिलता है। सूर्य से पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधे से जीव जंतु, ठीक है। तो मुख्य स्रोत सूर्य ही है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
जो दहन करके मतलब जल के उष्मा मतलब आग उत्पन्न करता है, उसको हम लोग इंजन कहते हैं, ईंधन कहते हैं, तापक ईंधन कहते हैं। ईंधन मतलब कोयला को जब जलाते हैं तो ताप पैदा होता है, उष्मा पैदा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 एक प्रकार का संगठन है, या आप समझ लो कि ये रूल है जिसमें हम लोग वायु प्रदूषण से रिलेटेड हम लोग इसमें कुछ नियम है कि भाई जो गाड़ी है उसको इतने प्रदूषण से ज़्यादा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये पूरे वायु प्रदूषण से रिलेटेड यूरो 2 एक प्रकार का नियम है, इतना आपको याद रखना है। जिसमें वायु का जो प्यूरिफिकेशन है, जो शुद्धिकरण है, उसको ध्यान में रखते हुए नियम बनाया गया था यूरो 2 के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 32 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने कितने 32 में से सही करा है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।